तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1 चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को। आई होप आपने ये चैप्टर एटलीस्ट एक बार तो करा ही होगा, बिकॉज भाई पूरा साल निकल गया एंड ये लास्ट है। एंड नॉर्मली 2-3 बार तो करा ही होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार एटलीस्ट करा होना चाहिए, बिकॉज मैं आपको उतने डीप में नहीं समझाऊंगी, एक रिवीजन दे दूंगी, ठीक है। अगर आपको डीप में देखना है तो आप मेरे उन वीडियोस को देख लीजिएगा। मैंने चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करा हुआ है, सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं ओसी के। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी एंड खास करके इस चैप्टर के वीडियोस का भी लिंक दे दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्रैश कोर्स को। इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको मैनेजमेंट का मतलब तो पता ही होना चाहिए। तो एक एक्सपर्ट ने कहा है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिससे आप दूसरों से अपना काम करवा सकते हो। दूसरों से आप अपना काम करवा सकते हो, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। देखो, एक मैनेजर क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। बट वो एक्चुअली में क्या करता है? वो एक्चुअली में दूसरों से बस काम करवाता है। तो उसके पास वो कला है कि वो दूसरों से काम करवा पा रहा है, उसी कला को हम कहते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए आता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का थोड़ा नेचर देखते हैं। सबसे पहला यूनिवर्सल प्रोसेस। ये जो मैनेजमेंट है ना, सिर्फ बिजनेस यूनिट में नहीं करा जाता है, बहुत सारे और भी फील्ड में करा जाता है, जैसे कि एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल फील्ड, रिलीजियस फील्ड और भी बहुत कुछ। दूसरा, ये जो मैनेजमेंट हम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम एक गोल तक पहुंच पाए। हर एक बिजनेस यूनिट अपना एक गोल डिसाइड करती है और उस गोल तक पाने के लिए हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। तीसरा, ये जो मैनेजमेंट है कोई एक अकेला बंदा नहीं कर पाएगा। इतना आसान काम नहीं है मैनेजमेंट की कोई एक अकेला इंसान कर लेगा। इसे करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए। कितने? 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो मैनेजमेंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं आज करा फिर परसों करेंगे, फिर 2-3 महीने बाद करेंगे, जैसे हम अपनी स्टडीज़ करते हैं भाई, वैसा नहीं होगा, ठीक है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको आपने करते रहना है, करते रहना है। 5वां, ह्यूमन एक्टिविटी। ये जो मैनेजमेंट है ना, इसे एक इंसान ही करता है एंड दूसरे इंसान के लिए करता है। मैनेजमेंट कौन करता है? एक ह्यूमन करता है। एंड किसके लिए करता है? बाकी सारे ह्यूमंस के लिए करता है, ओके। डिसीजन मेकिंग। ये जो मैनेजमेंट है ना, इसके अंदर हमें बहुत फटाफट से डिसीजंस लेने होते हैं, लेकिन फटाफट से लेने हैं तो क्या हुआ? वो जो डिसीजंस हैं वो एकदम सही होने चाहिए, ओके। एंड एक मिनट, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है। वो कैसे? वो हम नीचे देखेंगे, डिटेल में टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो हम उधर देख लेंगे। आई होप आपको ये जो 5 है ये क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई कोई भी काम हम करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसका इम्पोर्टेंस तो बता दो, क्यों करना ज़रूरी है। वैसे ही मैनेजमेंट हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको बताओ तो उसकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहला देखो, मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ बिजनेस यूनिट में नहीं काम आती है, हमने ऑलरेडी ऊपर ही पढ़ा। और कहाँ कहाँ काम आती है? एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल फील्ड, रिलीजियस फील्ड, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, ओके। सेकंड देखो, अगर हम मैनेजमेंट करते हैं ना तो हमारे रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ हो पाता है। तीसरा, अब हमारे रिसोर्सेज का इतने अच्छे से यूज़ हो रहा है, इतने प्यार से यूज़ हो रहा है, तो हम अपना गोल यानी कि ऑब्जेक्टिव आसानी से पा लेते हैं। चौथा देखो, अब भाई हमने मैनेजमेंट इतने अच्छे से किया, रिसोर्सेज का इस्तेमाल इतने प्यार से किया कि हमें हमारा गोल मिल गया, ऑब्जेक्टिव मिल गया, यानी कि हमारा जो बिज़नेस यूनिट है सक्सेसफुल हो गया, हमारा बिज़नेस एकदम सक्सेसफुल हो गया। तो मैनेजमेंट का ही हाथ होता है अगर कोई बिज़नेस सक्सेस में जाता है तो। 5वां देखो,
अगर आप ठीक तरह से मैनेजमेंट करोगे ना, अगर आपके जो मैनेजर्स हैं वो ठीक तरह से मैनेजमेंट करते हैं, तो आपका बिजनेस यूनिट जाएगा सक्सेस की राह पर। यानी कि आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देन देखो, अब देखो, आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या करोगे पता है? समझ लो, पहले तुम्हारा एक ठेले का बिजनेस था, लेकिन प्रॉफिट इतना हो रहा है कि उस ठेले का तुम बना दोगे एक दुकान। अब भैया हमने तो दुकान बना दी, उस ठेले पे तो हम अकेले संभाल लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर हमने बड़ी दुकान डाल दी है, 3-4 लोग तो चाहिए ना, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई ना कुछ लोगों के लिए। तो मैनेजमेंट जॉब बढ़ाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल बेनिफिट। अब ये मैनेजमेंट करने से सोशल यानी कि समाज को कैसे बेनिफिट होता है? अरे बिल्कुल होता है। हम जिस सोसाइटी में अपना बिजनेस करते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि चलो इनको हम गुड्स और सर्विस लो रेट पे दे दे, रीज़नेबल रेट पे दे देते हैं, तो उनका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आता है नेशनल मोटिव। तो देखो, हम जब अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो हम उन रिसोर्सेज का यूज़ कर पाते हैं जिनका यूज़ नहीं हो पा रहा था, हम उन रिसोर्सेज का भी यूज़ करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं देश के हित में है ना ये बात, तो भाई बस हो गया। तो यही थे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप क्लियर है आपको। अब देखो, मैंने आपको वो बोला था ना कि नीचे समझाऊंगी, तो चलिए अब समझ लीजिए, वाई मैनेजमेंट इज़ ए साइंस। मैनेजमेंट साइंस क्यों है? तो देखिए, एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हम क्या है? इंसान है, हमारे अंदर क्या है? खून है। सो वी आर द बॉडी ऑफ ब्लड, ठीक है, वी आर द बॉडी ऑफ ब्लड। वैसे ही साइंस भी एक बॉडी है, लेकिन किसकी बॉडी है? नॉलेज की बॉडी है। जैसे कि वी आर द बॉडी ऑफ ब्लड, साइंस इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज, लेकिन वो जो नॉलेज है ना, वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से साइंस में है, ठीक है। वो जो नॉलेज है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से भरा गया है। दूसरा, साइंस में कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप निकाले जाते हैं। हमने 10th स्टैंडर्ड तक बहुत निकाले होंगे, जिससे डर के आपने कॉमर्स ले लिया, है ना, है ना। चलो चलो, जस्ट किडिंग। गुस्सा मत होना कमेंट सेक्शन में, सॉरी। अभी देखो, साइंस में बहुत सारे रूल्स निकालने होते हैं, बहुत प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, है ना, सही बात है ना। वैसे ही सेम, एकदम बिल्कुल सेम, वैसे ही मैनेजमेंट भी एक बॉडी है, नॉलेज की ही बॉडी है वो भी। और इसमें भी जो नॉलेज है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से है। यहाँ पर भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालने होते हैं, वो हम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। एंड यहाँ पर भी रूल्स, प्रिंसिपल, एक्सपेरिमेंट्स ये सब करे जाते हैं। तो इतनी सिमिलैरिटीज़ की वजह से मैनेजमेंट को हम साइंस कहते हैं, ठीक है। नाउ मैनेजमेंट को हम, एक मिनट, हाँ, मैनेजमेंट को हम आर्ट क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात देखो, आर्ट क्या होता है? समझ लो मेरे पास कोई स्किल है, ठीक है, और उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मैं तो आर्टिस्ट हूँ। जैसे कि मेरे को ड्राइंग आती है, वो एक स्किल हो गई, और मैं ड्राइंग में एक्सपर्ट हूँ, तो भाई वो आर्ट हो गई। स्किल भी है और मैं उसमें एक्सपर्ट भी हूँ, तो भाई मैं कह सकती हूँ ना मैं आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। तो उसको हम आर्ट कहते हैं। दूसरी चीज़ देखो, आपके पास स्किल है, आप उसमें एक्सपर्ट हो, ठीक है, लेकिन आपके पास थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे कि मैं ड्राइंग कर रही हूँ तो मुझे आइडिया है व्हाट इज़ सर्कल, व्हाट इज़ लाइन, वो सब का उतना ज़्यादा तो मुझे नहीं नॉलेज है, वैसे तो मुझे ड्राइंग आती भी नहीं है। एंड आपके पास उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे कि मैं जब ड्राइंग बना रही हूँ तो बहुत सारे टाइप्स के ड्राइंग होते हैं ना, मधुबनी आर्ट, ये आर्ट, वो आर्ट, बहुत सारे आर्ट होते हैं, मतलब कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, एंड उस स्किल में मैं एक्सपर्ट भी होनी चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे आर्ट। उसी तरह मैनेजमेंट में भी होता है, उसी तरह सेम। आपके पास कोई स्किल है, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपके पास उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो देखो ना यार, दोनों बातें तो एकदम सेम है ना।
इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा जाता है। देखो, वाई मैनेजमेंट इज़ ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों है? सबसे पहला, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, जब हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। जो लोग मैनेजर्स बनते हैं उनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, जिसे आप MBA या BBA के नाम से जानते हैं। उसी तरह जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो लोग के पास भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। जैसे कि डॉक्टर का एग्जांपल ले लो, वो लोग ने क्या करा होता है, MBBS, है ना। तो दोनों में ये पहली सिमिलैरिटी है। दूसरा, मैनेजमेंट में भी जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे हमारा नॉलेज बढ़ता जाएगा, हम रिसर्च करते जाएंगे, ठीक है। उसी तरह प्रोफेशन में भी ऐसा ही है, जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे हमारा नॉलेज बढ़ता रहेगा और हम टाइम टू टाइम रिसर्च भी करते रहते हैं। तो ये दूसरी सिमिलैरिटी है। तीसरा, एसोसिएशन। मैनेजमेंट का भी एक एसोसिएशन होता है जिसे हम IIM के नाम से जानते हैं, एंड प्रोफेशनल्स का भी इसी तरह से एसोसिएशन होता है। चौथा, कोड ऑफ कंडक्ट। देखो, जब आप मैनेजमेंट कर रहे हो और आपने कुछ गलती कर दी तो आपको सज़ा मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि ये जो आपका एसोसिएशन है ना, इसने ऑलरेडी कोई ना कोई सज़ा बना के रखी है कि तुम गलती करोगे तो तुमको ये सज़ा मिलेगी। वैसे ही प्रोफेशनल्स का भी होता है, उनके भी एसोसिएशंस ने क्या करे होते हैं, कुछ रूल्स बनाए रखे होते हैं, अगर आप उनको तोड़ते हो तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। अगेन, पांचवी सिमिलैरिटी देखो, आप मैनेजमेंट कर रहे हो, चाहे आप कोई प्रोफेशनल हो, जब आप अपना काम कर रहे हो तो आपको समाज को भी देखना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए सोसाइटी के प्रति। तो ये 5 चीज़ सिमिलर हैं, इसी की वजह से मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहते हैं। अब देखो, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देख लिया जाए तो इट्स वेरी कॉमन। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। टॉप लेवल में कौन आता है? BOD, MD, GM, CEO, है ना। चलो, अब यहाँ पर काम क्या क्या होते हैं वो देख लो। तो देखो, टॉप लेवल पे ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं वो हमारे बिजनेस के ट्रस्टीज भी कहलाते हैं। CEO को सिलेक्ट करना और भी बाकी सारे ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने का काम भी यहीं करा जाता है। बजट को चेक यहीं पर करा जाता है। शेयर होल्डर्स बराबर तरीके से इन्वेस्ट करते रहें, उनका इंटरेस्ट बना रहे हमारे बिजनेस में, ये सब भी कौन देखता है? टॉप लेवल के लोग देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं, यहाँ पर ही प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया जाता है और उन्हें सॉल्व करने की बहुत सारे तरीके निकाले जाते हैं। प्लानिंग भी यहीं पर करी जाती है एंड प्रॉफिट बांटना वो सब भी यहीं पे होता है और चीज़ों को एनालाइज करने का काम भी यहीं होता है। क्लियर? अब देखो, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये लोग आते हैं, डिपार्टमेंटल ऑफिसर, डिविजनल हेड्स, एक्सपर्ट्स। ये लोग क्या काम करते हैं? देखो, CEO ने जो ऑर्डर दिया है वो लोग उसे फॉलो करते हैं। ये लोग बजट बनाते हैं और टॉप लेवल वाले बजट को चेक करते हैं। ये लोग पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी बढ़े। ये लोग हमेशा ऐसे ना ऐसे काम करते रहते हैं कि एम्प्लॉयज़ हमेशा खुश रहें, एकदम मोटिवेटेड रहें, कोऑर्डिनेशन बना रहे। ये भी कौन देखता है? मिडिल लेवल वाले देखते हैं। सब डिवीज़न यानी कि डिपार्टमेंट वाले अपने काम को बराबर तरीके से करें, ये भी मिडिल लेवल वाले देखते हैं। डिपार्टमेंट को सुपरवाइज भी यही लोग करते हैं और टॉप लेवल की थोड़ी बहुत मदद भी कर देते हैं। अब देखो, बॉटम लेवल को देखो, ये लोग इंक्लूडेड हैं बॉटम लेवल में, सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, फोरमैन। ये लोग क्या करते हैं भैया? देखो, ये एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि उनमें डिसिप्लिन बना हुआ है कि नहीं। ये लोग रूटीन वर्क को प्लान करते हैं कि आज बिजनेस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब कि एकदम छोटे स्तर पर, एकदम डाउन लेवल पर एम्प्लॉयज़ को क्या काम करना है वो ये लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। बाद में किस एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र करना है, ट्रेनिंग करना है, प्रमोशन करना है, वो लोग देखते हैं। बाद में ये लोग डिपार्टमेंट का काम करते हैं। फिर से ये लोग क्या करते हैं? देखो, मशीन
को चेकआउट करते हैं कि मशीन बराबर है कि नहीं, उसे रिपेयरिंग की ज़रूरत तो नहीं है, उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत तो नहीं है। बाद में अरेंजमेंट करना है, जैसे कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई, कोई रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, इक्विपमेंट ख़राब हो गया, वो सब भी यही लोग देखते हैं। वर्कर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाना एम्प्लॉयज़ से, वो भी यही लोग करते हैं। एंड लास्ट, रिपोर्ट फॉरवर्ड करना ऊपर तक, ये भी इन्हीं लोग का काम होता है। ठीक है, अपने देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि मैनेजमेंट में क्या क्या काम होते हैं। पहला है प्लानिंग, और आप इस शब्द को बहुत अच्छे से जानते हो, एक पूरा चैप्टर दे दिया है इन लोगों ने। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे फैक्ट्स को सिलेक्ट करना ताकि आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सके। मतलब कि ऐसे ऐसे काम करना कि हमें हमारा मन पसंदीदा रिजल्ट मिल सके। प्लानिंग में हम क्या करते हैं पता है? फ्यूचर को प्रेजेंट में ही सोच लेते हैं। ठीक है, और देखो प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, एंड कितने एक्सटेंट तक करेगा, मतलब कब तक करेगा। प्लानिंग को बिजनेस यूनिट का ब्रेन भी कहा जाता है। समझ गया? देख लो एक बार ओवरव्यू। प्लानिंग के अंदर हम ऐसे फैक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें हमारा मन पसंदीदा रिजल्ट मिल सके। हम फ्यूचर को अभी ही सोच लेते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या कैसे कब तक काम करेगा, और हम इसे बिजनेस का दिमाग भी कहते हैं। दूसरी चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग। इसके ऊपर भी एक पूरा पाठ दिया हुआ है, चौथा पाठ। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। हम क्या करते हैं, लोगों के बीच में पावर बांटते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग क्लैरिफाई हो जाते हैं, मतलब क्लियर हो जाते हैं कि कौन सुपरवाइज करेगा, कौन क्या काम करेगा, किसके पास क्या जिम्मेदारी है, किसके पास क्या पावर है, सबको क्लियर हो जाता है। और देखो प्लानिंग को तो हम दिमाग कहते थे ना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को हम पूरा का पूरा शरीर कहते हैं। ठीक है, चलो इसे भी देख लो। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं भाई? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं। इससे सभी लोग एकदम क्लियर हो जाते हैं कि कौन क्या काम करने वाला है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लानिंग को हम दिमाग कहते थे, इसे तो पूरा का पूरा शरीर कहते हैं। तीसरे देखो, स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग मतलब मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर क्या होता है? स्टाफ। जैसे कि समझते हो ना यार, तुम एकदम न्यू तो नहीं हो इस टर्म से। स्टाफिंग का मतलब हमारे एम्प्लॉयज़, सिंपल। तो हमारे एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड प्लानिंग करना, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना, एंड उनके काम को इवेलुएट करना, ये सब किया जाता है स्टाफिंग में। अगर स्टाफ ही ना हो, एम्प्लॉयज़ ही ना हो, तो हमारा जो बिजनेस यूनिट है एकदम कंकाल है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो देख लो इसे भी एक बार। ओके, नाउ व्हाट इज़ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग इज़ वेरी सिंपल, इट मीन्स टू गाइड एंड सुपरवाइज द एम्प्लॉयज़। मतलब कि एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, उन्हें सुपरवाइज करना। और बाकी सारे फंक्शंस एकदम यूजलेस है अगर ये हमने नहीं करा तो। ठीक है, डायरेक्टिंग मीन्स टू गाइड एंड सुपरवाइज द एम्प्लॉयज़ एंड अदर फंक्शंस आर यूजलेस विदाउट इट। पांचवा है देखो, कंट्रोलिंग। Controlling. Now, what is controlling? It is the function of maintaining balance between effort and result, resources and objectives. Simply बोलूँ तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है आपको ऐसे एफर्ट्स करने हैं कि आपको अपना रिजल्ट मिल सके। आपको ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है कि आप इजीली अपना ऑब्जेक्टिव पा सको। इन चारों के बीच में बैलेंस बना के चलना, उसे ही कहते हैं कंट्रोलिंग। याद रखना, ऐसे एफर्ट्स लो कि रिजल्ट मिल जाए, ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो कि जो ऑब्जेक्टिव पाना चाहते थे वो पालो। अब ये जो कंट्रोलिंग है इसे नेगेटिव माना जाता था, बट ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर दबदबा जमा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये नहीं है जी, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। हम क्या करते हैं, उन्हें दिशा दिखाते हैं बस। ये करेक्टिव एक्टिविटी है।
एंड ये लास्ट फंक्शन है, सबसे आखिर में ये करा जाता है। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पर एक और टॉपिक आता है छोटा सा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो देखो, टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन हार्मोनी अमॉन्ग द डिफरेंट फंक्शंस कैरिड आउट बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। नाउ क्या बोला मैंने? देखो, तो देखो हमारे बिजनेस यूनिट में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। तो वो जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन्हें एकता में काम करना है, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करना है, उसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। हमारे बिजनेस यूनिट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है ना, वो जो भी काम करते हैं उन्हें मिलजुल कर काम करना है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। फाइन, ओके। अब देखो, जैसे कि प्लानिंग को ब्रेन कहा जाता था, ऑर्गेनाइजिंग को पूरे बॉडी कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है। कम्युनिकेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कोऑर्डिनेशन के बिना। अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तो ही हम अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और देखो, अगर आप कोऑर्डिनेशन ठीक तरह से करते हो तो आप बहुत अच्छे से अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी कर पाओगे। क्लियर? लास्ट टॉपिक है हमारा फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि हम हमारे कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचा रहे हैं। हम हमारे कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचा रहे हैं। हम कहाँ से गुड्स और सर्विस ला रहे हैं? प्रोड्यूसर्स से। हम प्रोड्यूसर्स के पास गए, गुड्स और सर्विस मांगा और वहाँ से किसको दे दिए? कस्टमर को दे दिए। वही है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कस्टमर्स। क्लियर? अब देखो, इसमें 4 चीज़ें आती हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। पहला है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या काम होता है। तो देखो, पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमें कोई नया प्रोडक्ट बनाना है कि नहीं, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी जो प्रोडक्ट हैं उसमें हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है कि नहीं, उसे हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम मार्केटिंग मैनेजमेंट में किया जाता है। दूसरा, प्राइस भी हम यहीं पर डिसाइड करते हैं। हमारे पास, हमने कोई, समझ लो कोई सामान बनाया, तो हमें क्या करना है? पहले सारे एक्सपेंसेस जोड़ने हैं, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट जोड़ना है, क्योंकि आजकल जो कंज्यूमर है उसको बहुत बेस्ट क्वालिटी चाहिए चीप प्राइस पे। तो हम ज़्यादा प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तो प्राइस डिसाइड करने का काम भी यही होता है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि हम ज़रिया चुनते हैं, हम कैसे अपना सामान दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ऑप्शन है होलसेलर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू, है ना, या फिर डायरेक्ट, या फिर सेल्समैन के थ्रू। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो सब हम यहाँ पर ही सिलेक्ट करते हैं। चौथा है प्रमोशन, मतलब कि हमें अगर ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है तो हम ऐसे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, जैसे कि एडवर्टीज़मेंट, पब्लिसिटी, ये सब हम काम करते हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो, हमारा जो सामान है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्लियर? चलो अभी देखो, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको समझना, इट इज़ द प्रोसेस विच टेक्स कंसिडरेशन ऑफ मैटर्स लाइक प्रोफिशिएंसी, नॉलेज, लाइक्स, डिसलाइक्स, necessity etc. of employees, integrate them with business objectives and generalizes the business towards the path of success. सिंपली बोलूँ तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम कस्टमर के बारे में सोचते थे, यहाँ पर हम हमारे एम्प्लॉय के बारे में सोचते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम ये डिसाइड करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, उसके पास क्या नॉलेज है, उसकी क्या पसंद है, उसकी क्या नापसंद है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं। सबसे पहले तो हम ये सब सोचते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में, अपने गोल के बारे में, और दोनों को इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है उसको सक्सेस मिल जाए। नहीं समझे? एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, समझ लो मेरा कोई एक स्टेशनरी का दुकान है, ठीक है।
स्टेशनरी शॉप है और मेरे स्टेशनरी शॉप पर 2 लोग काम करते हैं। ड्राइंग पे मत जाना। देखो, पहला है कल्लू, दूसरा है नल्लू। अब देखो, ये जो कल्लू है ना बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है और बहुत सेल्स करवाता है मेरी। लेकिन ये जो नल्लू है काफ़ी ज़्यादा आलसी है, इसको मतलब बाहर घूमना है। आलसी है ये, मतलब इसको दुकान पे नहीं बैठना है, इसको बस बाहर घूमना है बस। तो ये 2 टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं मेरी बिज़नेस यूनिट में। अब मैं तो भाई स्टेशनरी संभालती नहीं हूँ, इन दोनों को मैंने रखा है। तो कल्लू की वजह से मेरा दुकान तो भाई चल पड़ता है, लेकिन नल्लू की वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक दिन मैं अपने स्टेशनरी पर आई, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो मैंने ये सोचा कैसे इतना प्रॉफिट कमाऊँ। तो मैंने क्या किया, कल्लू को देखा। मैंने देखा कल्लू कैसा है, तो मुझे पता चला कल्लू तो एकदम बेस्ट है, बहुत अच्छी सेल्स करवा देता है मेरी, एंड इसका दिमाग भी बहुत तेज़ है। फिर मैंने देखा नल्लू को, तो मैंने देखा नल्लू भी ठीक है, लेकिन इसको दुकान में बैठने का उतना ज़्यादा शौक नहीं है, इसको दुकान में बैठना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना गोल ध्यान में लिया कि मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो मैंने क्या किया, कल्लू को दुकान पे बिठा दिया एंड नल्लू को डिलीवरी पे लगा दिया कि तुझे दुकान पे बैठना नहीं पसंद तो चल डिलीवरी पे लग जाओ। और फिर नल्लू भी खुश, कल्लू तो खुश ही है और मैं भी खुश, और मेरे बिज़नेस में भी अब प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचा, उनकी ज़रूरतों को समझा, उनकी कमियां समझी और फिर उसे सुधारा ताकि मेरा बिज़नेस यूनिट सक्सेस में जा सके। तो इसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो, तीसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, हम पैसों का मैनेजमेंट करते हैं। हम ये देखते हैं कि हम कैपिटल कहाँ से लाएं, उसको कैसे यूटिलाइज़ करें और उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। ये सब हम कहाँ डिसाइड करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है। एंड ये लास्ट देखो, प्रोडक्शन प्लानिंग। मैंने प्रोडक्शन प्लानिंग बोल दिया, सॉरी। एंड ये लास्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो देखो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम अपने प्रोडक्शन के रिलेटेड प्लानिंग करते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, वो सब। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स डिसाइड करते हैं, हम हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बनवाते हैं, उन्हें दिशा दिखाते हैं और कंट्रोलिंग का काम भी करते हैं। तो उसे हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। सिंपली जो हम प्रोडक्शन करते हैं ना, उसका मैनेजमेंट करना, उसको हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, आई होप अच्छा लगा तुम्हारे को। एंड दिस चैप्टर इज़ फिनिश। 21 मार्क्स का चैप्टर था, हमने इसका रिवीजन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।